जो जिहाद कभी मोहम्मद पैगंबर ने इन यहूदियों के इस तंत्र के विरुद्ध शुरू किया था, उस जिहाद को इन यहूदियों ने जिहाद समाप्त करके और लूट तंत्र शुरू कर दिया। जो मोहम्मद पैगंबर कभी मुद्रा को हराम बताते थे, जो मोहम्मद पैगंबर कभी फोटो खिंचवाने को हराम बताते थे, आज मेरे इस इस्लाम पर चलने वाले लोगों को भी इन यहूदियों ने मौलानाओं और हदीसों के जरिए अपने षड्यंत्र में ऐसा फंसा दिया कि महात्मा गांधी की या जॉर्ज वाशिंगटन की मुद्रा लेकर ये अपनी जेब में घूम रहे हैं और अपने को आप मुसलमान कह रहे हैं। जिस मोहम्मद पैगंबर ने सोने को हराम बताया था, आज उसी सोने को पहनकर मुसलमान भी अपने आप को इस्लाम का सच्चा सिपाही बताता है। मोहम्मद पैगंबर ने जिस खरीद फरोख्त को हराम बताया था, आज वो इस्लाम का सिपाही जो अपने आप को इस्लाम का जिहादी कहता है, वो जिहादी आज उन्हीं लोगों के साथ लड़ रहा है जो इस मुद्रा के, इस समाज को खत्म करने वाले तंत्र के विरुद्ध लड़ रहे हैं। जिस हुर्रियत को यहूदियों के विरुद्ध आजादी बताया गया था कुरान में, आज वो हुर्रियत गुलामी का दूसरा नाम बन गई। अमेरिका के पास मिसाइल है, उस मिसाइल से आपके नेताओं की फटती है। उन लोगों के द्वारा भारत में भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, या यूं कहे भारत के अर्थ यानी यहाँ की भूमि, यहाँ के जल, यहाँ के प्राकृतिक संसाधन, यहाँ की बुद्धि, यहाँ का ज्ञान, यहाँ की तकनीक और यहाँ की जनता के द्वारा कमाई गई परिश्रम से उत्पादन जो किया जाता है, उसको लूटने का जो मुख्य औजार है रुपया, वो रुपया छाप के वो लोग देते हैं। तो ताकत किसके पास है? WHO के पास है, WTO के पास है, वर्ल्ड बैंक के पास है, IMF के पास है, अमेरिका के पास है, ब्रिटेन के पास है, या फिर यूं कहिए कि ये जो इल्यूमिनाटी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पूरा नेक्सस चल रहा है, इस नेक्सस को चलाने वालों ने उस मुद्रा की ताकत के जरिए, उन शस्त्रों की ताकत के जरिए आपके देश के तथाकथित बड़े लोगों को अपनी मुट्ठी में ले रहे हैं। दो देशों की लड़ाइयां नहीं हो रही है, कहीं भी दो देशों की लड़ाइयां नहीं हो रही। लड़ाई समाज और सत्ता के बीच हो रही है, लड़ाई समाज और सत्ता के बीच हो रही है। सत्ता मुद्रा के द्वारा इसी समाज के कुछ लोगों को अपना गुलाम बना के इसी समाज को लूटने और मारने का काम कर रही है, और उसका जो मुख्य औजार और हथियार है वो मुद्रा है। मुद्रा के जरिए ही ये सारा सिस्टम खराब हो रहा है, और हम मुद्रा के जरिए ही ये सारा सिस्टम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब अपनी अपनी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं, और अपनी अर्थव्यवस्था बनाने के चक्कर में हम अपने दूसरे भाई की अर्थव्यवस्था खराब कर रहे हैं। कि जो साइंटिस्ट आज साइंटिस्ट की पोस्ट पे बैठा है, बचपन में उसने भी पढ़ा था सदा सत्य बोलो, पढ़ा था सदा सत्य बोलो, लेकिन बचपन की वो सदा सत्य बोलो की बात मात्र झूठ बोलो तक कैसे पहुंची, उसको मारने की जरूरत है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने कैप्शन पढ़ा, एजेंडा 2030, वैक्सीन, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इन समस्याओं को सभी गिनवा रहे हैं, किंतु समाधान और सार्थक दिशा में जाने की क्षमता किसी किसी में ही है। अब वो लोग या तो ओपनली आपको बता नहीं पा रहे हैं, या फिर हम समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर यूं कहे कि सिस्टम ने हमें इतना निकम्मा और कायर कर दिया है कि हम समाधान किसी और से चाहते हैं, स्वयं हम कुछ करना ही नहीं चाहते। इसी कड़ी में आज का वीडियो है। निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ लोगों को मैं भी इनवाइट करता हूं। विडंबना की बात है कि यदि कोई खूबसूरत लड़की सिर्फ टाइम पास के लिए कैमरे पर आकर बैठ जाती है, तो 1500 2 हज़ार लोग उसे सुनने के लिए लाइव आ जाते हैं, और 10 15 लाख लोग उसे देखते हैं, सुनते हैं। किंतु जो आपके जीवन को खत्म करने के लिए तलवार लटक रही है, उन समस्याओं के संबंध में बात करें तो मुश्किल से 20-30 लोग देखते हैं।
ये स्थिति घबराने की नहीं है, ये स्थिति इस व्यवस्था को समझने की है। क्योंकि हम वो 10-20 लोग, वो 150 लोग ही हैं जो इस समस्या को बदलने की और समझने की क्षमता रखते हैं। कुछ लोगों तक मैं शेयर करता हूं, कुछ लोगों तक आप शेयर करिए, ताकि खुल के बात की जा सके। वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि आज तक लोगों ने वो खुलासे तो किए जिसमें सरकारी षड्यंत्र को उजागर किया। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने भाई करमू पत्रकार की एक वीडियो के जरिए बताया था कि 2017 में कोविड का टेस्ट करने की किट आ गई थी, 2018 में भी एक खेप मंगवाई गई थी। जब ये प्लानिंग इतने दिन पहले से चल रही है, कोई बता रहा है कि 1990 से चल रही है, कोई बता रहा है 1998 से चल रही है, लेकिन जब इतिहास को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो ये लड़ाई सिर्फ आज से नहीं चल रही। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वन वर्ल्ड ऑर्डर, पूरी दुनिया को कब्जे में करने की ये यहूदियों की लड़ाई लगभग 2,500-3 हजार साल से चल रही है। आपने सुना होगा कि सिकंदर भी विश्व विजय के लिए निकला था, अर्थात वो भी वन वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहता था। 1492 में अलेक्जेंडर 6 ने, जो वेटिकन सिटी का पोप हुआ करता था, उसने भी एक आदेश पुर्तगाल और स्पेन को दिया था, और उसी आदेश को पूरी दुनिया में स्थापित करने के लिए पुर्तगाल और स्पेन के कोलंबस और वास्को डिगामा नाम के 2 लोग अपनी टीम के साथ पूरी दुनिया को काबू में करने के लिए पानी के जहाज के जरिए निकले थे। ये इतिहास में हमें जानकारी दी जाती है कि किस तरह से उन्होंने भारत की खोज की, अमेरिका की खोज की, वगैरह वगैरह। ढाई 3 हजार साल पुरानी समस्या और समाधान आज तक नहीं। इसका मतलब क्या समझे? क्या 2,500-3 हजार साल में कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ? और जिन भी लोगों ने जनता को जागरूक करने का तरीका अपनाया, वही लोग मार दिए गए। 1450 साल पहले मोहम्मद पैगंबर नाम के एक आदमी ने इस समस्या को समझा। उसने अपनी एक टीम बनाई जिन्हें मुसलमान कहा गया, लेकिन उसके कुछ सालों बाद उनकी नीतियां भी वन वर्ल्ड ऑर्डर वाली हो गई। वो भी व्यापार और मुद्रा के चक्कर में, अपनी प्रभुता के चक्कर में अपना मूल उद्देश्य भूल गए। आचार्य चाणक्य ने इस बात को समझा, समाज को जगाया, एक नई स्थापना की, एक नई व्यवस्था बनाई, किंतु 3 पीढ़ियों बाद वहां भी वही हुआ जो वो लोग चाहते थे। जिन जिन भाई ने इतिहास पढ़ा है वो समझ सकते हैं कि 3 पीढ़ी बाद गुप्त वंश का नाश हो गया, और गुप्त वंश जब समाप्त हुआ तो फिर विदेशियों ने इस देश और दुनिया पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। मैं इस छोटे से इतिहास की जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि इस इतिहास से भविष्य को समझा जा सके और वर्तमान में कार्य किया जा सके कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं, हमें करना क्या होगा। जब तक शत्रु की चाल नहीं समझी जाएगी, तब तक हम ना अपनी रणनीति बना सकते हैं और ना ही हम उसमें कामयाब हो सकते हैं। रणनीति का सीधा सीधा अर्थ युद्ध लड़ना होता है। जैसे जैसे ये व्यवस्था आगे बढ़ती गई, इन वन वर्ल्ड ऑर्डर वालों ने जब पूरी दुनिया पर काबू कर लिया, तो आपने सुना होगा कि इंग्लैंड का सूर्य एक वक्त ऐसा था जब पूरी दुनिया में कहीं छिपता नहीं था, अर्थात पूरी दुनिया को इन्होंने अपना गुलाम बनाया। पूरी दुनिया के राजतंत्र खत्म कर दिए और पूरी दुनिया में लोकतंत्र नाम का ही अपना
कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित किया। अब कोई कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन भारत में अंबेडकर ने, तो आज जो व्यवस्था चल रही है वो गाएं बगाएं जब कम या ज्यादा वो सब लोग जानते हैं जिनको जानने की आवश्यकता है। सामान्य जनता ना कभी इस विषय में जानेगी ना कभी इस विषय में बात करेगी, क्योंकि राज सत्ता चलाने की, व्यवस्था को समझने की, उसे ठीक करने की या उसे खराब होता हुआ देखकर उसका कोई समाधान करने की क्षमता जिसमें नहीं होती, उसी को सामान्य जनता कहा जाता है। तो जो जो लोग इस व्यवस्था को समझ रहे हैं, इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, वो सारे लोग, पारस जी कह रहे हैं भाई जी हम सबको विदेशी सत्ताओं से मुक्ति चाहिए, चाहे वो देशी हो, विदेशी हो, परदेशी हो, कोई भी हो। बिल्कुल भाई पारस जी ठीक बात है। देखिए, दास और स्वतंत्र, ये बौद्धिक क्षमता की बात होती है, शारीरिक क्षमता की या शारीरिक कार्य की बात नहीं होती। जिसमें बौद्धिक क्षमता है कुछ करने की और अगर उसे वो ना करने दिया जाए, इसका मतलब वो अपने आप को गुलाम महसूस करता है, अपने आप को दास महसूस करता है। किंतु जिस व्यक्ति में इतनी बौद्धिक क्षमता है ही नहीं कि वो अपने आप कुछ कर सके, तो उस व्यक्ति को प्रत्येक अवस्था में किसी ना किसी के पीछे रहना पड़ता है, और जो पीछे चलता है वो किसी ना किसी का दास रहेगा। तो वो हमेशा यही सोचता है कि सबसे ताकतवर व्यक्ति का दास रह जाए, और सबसे ताकतवर जो होगा वो उसी के पीछे चलेगा। अब मैं आता हूं मूल विषय पर। मैं इस विषय पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। उपाध्याय अमित जी कहते हैं कि मनी नीड टू बी रेगुलेटेड बाय पीपल, नॉट मोनार्क्स एंड पॉलिटिशियन। थ्रोइंग मनी एंड गवर्नमेंट इज टाइम पास। बात की हद तक, गहराई तक तो अमित उपाध्याय जी जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक समस्या को देखना और दूसरा समाधान करना। यदि समस्या को आपने सही से नहीं समझा तो आप समाधान भी सही से नहीं समझ पाएंगे, और अगर आपने समस्या को, समाधान को अच्छे से नहीं समझा तो फिर आप समाधान भी नहीं कर पाएंगे। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति इतिहास से सीखता है, सिर्फ इतिहास को गाता नहीं, क्योंकि जो इतिहास को गाता है वो बुद्धिमान नहीं होता, वो युवा नहीं होता, जिसकी आंखों में भविष्य के सपने और वर्तमान में कोई कार्य नहीं है, वो व्यक्ति बूढ़ा ही कहा जाएगा। इस बारे में बहुत से महानुभावों ने पहले कई लोगों का जिक्र किया है, और आज भी समाज में वही हो रहा है। इसलिए मेरा मानना यह है कि जो व्यक्ति सिर्फ भूतकाल की बात करता है, उससे समाधान की उम्मीद आप मत करिए। हमने आदमी चुनने में गलती की, अपने साथी चुनने में गलती की, इसीलिए आज ये समस्याएं आ रही है और ये समस्याएं आती रहेगी। जो व्यक्ति दूसरों को दोषी बताता है, सामान्य जनता को दोषी बताता है, समझ लीजिए वो आदमी मूर्ख है, आप पर राज करना चाहते हैं। रिंकू राजपूत भाई कह रहे हैं सभा बुलाइए, हम सब आने के लिए तैयार है। रिंकू भाई, इसीलिए मैंने आज ये लाइव वीडियो रखा है कि अब समय नहीं है, यहां जो जिएगा, जो अपना दम दिखाएगा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिसने कुछ किया है उसने इतिहास बनाया है, और जिसने कुछ नहीं किया वो इतिहास का एक हिस्सा बनकर रह गया है। अब बात करते हैं मूल सिद्धांतों की और समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है उस बात की। जब तक भाई राजीव दीक्षित समस्याएं बताते रहे तब तक वो जिंदा रहे, और जब उन्होंने समाधान पे बात करना की शुरू की तो उन्हें मार दिया गया। जिस देश में लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री रहते हुए मार दिया जाता है, उस देश में आप किसी दूसरे से उम्मीद मत करिए, सत्ताओं से तो कतई उम्मीद मत करिए कि वो आपका समाधान करेंगे। क्यों? क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों ने पूरी दुनिया के सारे मूर्खों को अपने कब्जे में लेकर उनके सामने मुद्रा नाम के टुकड़े फेंक कर उन्हें अपना गुलाम बनाया हुआ है।
तो पूरी दुनिया में जो इन्होंने व्यवस्था लागू की, ये मुट्ठी भर लोग आज भी कहते हैं कि मात्र 300 लोग हैं जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। तो आखिर आप सोचिए ये 300 लोग पूरी दुनिया को चला कैसे रहे हैं? क्योंकि ये पूरे 300 लोग दुनिया को चलवा रहे हैं। चलाने वाले लोग हर देश में चपरासी से लेके और चीफ सेक्रेटरी तक है, पंच से लेके प्रधानमंत्री तक है, राष्ट्रपति तक है। आखिर ये लोग काम कर क्यों रहे हैं? इन्होंने पूरी दुनिया के हर एक व्यक्ति के मानस में एक बात बिठा दी कि मुद्रा जीने के लिए आवश्यक चीज है। लेकिन ये मुद्रा की आवश्यकता सरकार को पड़ती है या जनता को पड़ती है, इस बात पर सोचना पड़ेगा। जब तक इस समस्या का समाधान हमारे दिमाग में नहीं आएगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। बहुत से भाई हैं जो जनता को जगाने की बात कर रहे हैं, जनता को जगाएंगे जी, जनता से विद्रोह कराएंगे जी। आज तक का इतिहास अगर आप देखें तो जनता ने कभी भी कोई विद्रोह नहीं किया। यदि जनता विद्रोह करती तो रावण को मारने के लिए। सचिन मलिक जी कहते हैं कि गुरुजी मैं 16 वर्ष का हूं, अपने स्तर पर क्या कर सकता हूं? सचिन बेटा अपने नंबर दो, क्योंकि युवा वो नहीं होता जिसकी उम्र 25 साल हो। युवा वो नहीं होता जो शीशे के सामने खड़े होकर लोहे के साथ कसरत कर रहा हो। युवा वो भी नहीं होता जो सत्ताओं के द्वारा दिए गए तगमों से अपनी बहादुरी साबित करना चाहता है। युवा वो नहीं होता जिसने बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के लिए दिमाग का पूरा कचरा कर लिया है। युवा वो होता है जो ये सोचता है कि मुझे क्या चाहिए, जो ये सोचता है कि मेरे समाज को क्या चाहिए। वो ये सोचता हो कि समाज और व्यक्ति के विरुद्ध उसके जीवन को खतरे में डालने का कार्य कौन कर रहा है। यहां से युवावस्था शुरू होती है। यह एक नाटक पिछले कई सौ सालों से चल रहा है कि जो व्यक्ति सत्ता से लड़ते हुए अपनी जान दे दे, या तो जनता उसे शहीद का दर्जा देती है, और अगर कोई व्यक्ति सत्ता के साथ रहते हुए सत्ता से लड़कर अपनी जान दे दे, उसे सत्ताएं शहीद का दर्जा देती है। आखिर यहां जिंदा की आवश्यकता है या मुर्दे की आवश्यकता है? बलिदान की आवश्यकता है या बलिदान की आवश्यकता है? त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता पूरी करने की आवश्यकता है। तो अब आते हैं समाधान की बात। सचिन मलिक जी कहते हैं कि गुरुजी मेरे पास खुद का फोन नहीं है। बेटा इसी फोन से आप अपना एड्रेस सेंड कीजिए, जिस भी फोन पे आप देख रहे हैं वहां मैसेज कीजिए। उसके बाद जो भी हम आपके लिए कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो अब आती है समाधान की बात। तो समाधान आज तक क्यों नहीं हुआ, पहले उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी से पहले इस पूरी दुनिया में अनशन, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। और यदि इतिहास पर एक नजर डालें तो आचार्य चाणक्य के पिता चाणक्य का एक प्रकरण आता है कि जब उन्होंने सत्ता के विरुद्ध निशस्त्र होकर अपनी बात जनता के बीच में रखी, परिणाम क्या हुआ कि धनानंद और उसके चंद सिपाहियों ने जब वहां दबिश दी, वो लोग आए तो जनता दुबक कर अपने घरों में घुस गई और आचार्य चाणक्य के पिता आचार्य चाणक्य को बंदी बना लिया गया और जेल में उन्हें मार दिया गया। यही आज हो रहा है। सारे लोग सत्ताओं को हटाकर सत्ता पर बैठना चाहते हैं, लेकिन चाहे सत्ता कोई भी हो, जब तक उस पर अंकुश नहीं रखा जाएगा, जब तक उसकी मॉनिटरिंग समाज नहीं करेगा, जब तक अच्छे बुरे की जांच करके समाज सत्ता को अपने नीचे नहीं रखेगा, जब तक समाज के बुद्धिजीवी लोग सत्ता को अपने बाप की जागीर नहीं समझेंगे, तब तक ये सत्ताएं यूं ही कमाने वाले का खून चूसती रहेगी। क्योंकि सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि वास्तव में सत्ता होती क्या है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, वो खड़ी क्यों की जाती है। यदि गहराई से देखें तो अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए प्रकृति ने हर किसी को परिश्रम करने की क्षमता दी है।
प्रकृति ने पूरे साधन दिए हैं, तो कुछ लोग समाज को जब हानि पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, कुछ लोग दूसरे का कमाया हुआ लूटने की चेष्टा करते हैं, तो वो सत्ता रावण की होती है। और जब कुछ लोग खड़े होकर इन लुटेरों के विरुद्ध इन्हें समाप्त करने का निर्णय लेकर और इनसे युद्ध करते हैं, तो वो सत्ता राम की होती है। जब राम विजयी होता है तो रामराज आता है, और जब रावण विजयी रहता है तो रावण राज आता है। इसलिए सबसे पहले तो जितने भी लोग इस वीडियो को सुने, देखें, यदि उनके पास कोई भी व्यक्ति आके ये कहता हो कि हम आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, समझ लीजिए वो सत्ता का दलाल है, या फिर कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता को सत्ता ने अपने काबू में कर लिया है। क्योंकि वो आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं समाप्त करने की, आपकी ऊर्जा को कहीं ना कहीं एक बिना परिणाम आई हुई, बिना किसी परिणाम के, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी मंजिल के तरफ जाने वाले रास्ते पर ले जाने की अपेक्षा आपको सत्ता की गुलामी की तरफ ही ले जा रहा है। क्योंकि सत्ताएं सिर्फ शक्ति से डरती है, और यदि समाज का भला चाहते हैं तो सत्ताओं की बलि आज तक दी जाती रही है। जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता वो दूसरे की रक्षा कभी नहीं कर सकता। इसलिए जितने भी ये लोग जो समाज में ये झंडा और डंडा लेके घूम रहे हैं, बैनर लेके घूम रहे हैं कि जनता को खड़ा करेंगे, आंदोलन कराएंगे, कानूनों में बदलाव कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये कुछ भी कराने की क्षमता नहीं रखते। क्योंकि कायर व्यक्ति का सत्ता पर बैठने या सत्ता से टकराने का कोई भी कार्य नहीं होता। सत्ता हमेशा निर्दयता से चलती है, सत्ता हमेशा शस्त्र से चलती है, सत्ता के कानून हमेशा खून की स्याही से लिखे जाते हैं। यदि आप में खून बहाने की क्षमता है, यदि आप अपने बहते हुए खून को रोकना चाहते हैं, तो आप समाधान कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज ये पूरी तरह बात क्लियर हो चुकी है, ओपन हो चुकी है कि ये जो कोरोना नाम का षड्यंत्र चल रहा है, ये पेंडेमिक नहीं है, प्लैंडेमिक है। एक छोटा सा देश है तंजानिया। उस तंजानिया के राष्ट्रपति ने सबसे पहले, अगर आपने न्यूज पढ़ी हो और अपने स्तर पर आप कुछ जांच करते हो, तो तंजानिया के राष्ट्रपति ने खरबूजों का, पपीता का, बिल्ली का, कुत्ते का नमूना भेजा कि इसकी जांच की जाए। ये हमारे लोगों के नमूने हैं, और वो सारे नमूने कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए। जब उसने ये षड्यंत्र समझ लिया तो उसने सबसे पहले तो WHO को किक आउट किया। आज तंजानिया नाम के छोटे से देश में WHO का कोई दफ्तर नहीं है, WHO का कोई व्यक्ति नहीं है, WHO की कोई कार्य प्रणाली, कार्य पद्धति वहां नहीं चलती। यानी WHO का नामो निशान उसने तंजानिया अपने देश से मिटा दिया। दूसरा, उसने कानून क्या किया कि कोई भी व्यक्ति यदि मास्क लगाता है तो उस पर जुर्माना किया जाएगा। क्योंकि मास्क लगाने से आपके मस्तिष्क पर भी गलत प्रभाव पड़ता है, आपके फेफड़ों पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। ये बात वो तंजानिया छोटे से देश के लोग मानते हैं। किंतु जब भारत में ये खुलासा हुआ, डॉक्टर तरुण कोठारी जी ने कई दिन पहले एक वीडियो डाला था। उस वीडियो में वो कुछ दस्तावेज दिखा रहे थे, और मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं कि 2017 में सबसे पहले कोविड-19 को टेस्ट करने की किट भारत में आ चुकी थी, पहली खेप। 2018 में दूसरी खेप भारत सरकार ने मंगवाई। तो सबसे पहले एक बात सोचिए कि कोविड-19 का पता चला 2019 में, और किट आ गई 2017 में, 2018 में। तो पहले किट बनी कि पहले कोविड बना? पहले इस कोरोना नाम के बीमारी की खोज हुई, या पहले बीमारी को चेक करने वाली किट की खोज हुई? जब बीमारी ही नहीं थी तो फिर किट किस बात के लिए बनी? अर्थात पहले किट बनी, उसके बाद बीमारी नाम का एक पेंडेमिक आया। अब जो मैं मूल बात पे आ रहा हूं, इस देश में एक नहीं हजारों लोग सरकार को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से वीडियो डालकर लोगों को समझाकर, लोगों के जरिए वो बातें संसद और स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल गेट्स ने एक फाउंडेशन बनाया, उस फाउंडेशन के जरिए किस तरह से भारत के स्वास्थ्य विभाग को उन्होंने कब्जे में लिया, किस तरह से भारत सरकार ने उसको रुपया मुहैया कराया, और किस तरह से ये पूरा प्लान इस देश में स्थापित किया गया, जनता को मौत के कगार पे भेजा गया।
जरा सोच के देखिए कि भारत सरकार बिल गेट्स के फाउंडेशन को करोड़ों करोड़ डॉलर मुहैया करा सकती है, लाखों हजारों करोड़ रुपया मुहैया करा सकती है, किंतु जब इस देश का जवान, इस देश का युवा, इस देश का कमेरा वर्ग जब कमाने के लिए जो घर से बाहर निकला था और लॉकडाउन कर दिया गया, तो उनके लिए भारत सरकार के पास सैकड़ों रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से उनको घर पहुंचाने के लिए पैसा नहीं था। क्यों? आखिर इस सवाल पर सोचिए, क्यों भारत सरकार अमेरिका, WHO, बिल गेट्स, रोथचाइल्ड, रॉकफेलर, ब्रिटेन की महारानी, आखिर क्यों इन सब की बात मान लेता है? लेकिन भारत देश की जनता, इस देश के बुद्धिमान, इस देश के समाज सेवी जब कुछ भी कहते हैं तो एकदम से आक्रामक हो जाता है। आखिर इसका कारण क्या है? इसका एक छोटा सा कारण है, अमेरिका के पास मिसाइल है, उस मिसाइल से आपके नेताओं की फटती है। उन लोगों के द्वारा भारत में भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, या यूं कहे भारत के अर्थ, यानी यहां की भूमि, यहां के जल, यहां के प्राकृतिक संसाधन, यहां की बुद्धि, यहां का ज्ञान, यहां की तकनीक और यहां की जनता के द्वारा कमाई गई परिश्रम से उत्पादन जो किया जाता है, उसको लूटने का जो मुख्य औजार है रुपया, वो रुपया छाप के वो लोग देते हैं। तो ताकत किसके पास है? WHO के पास है, WTO के पास है, वर्ल्ड बैंक के पास है, IMF के पास है, अमेरिका के पास है, ब्रिटेन के पास है, या फिर यूं कहिए कि ये जो इल्लुमिनाती न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पूरा नेक्सस चल रहा है, इस नेक्सस को चलाने वालों ने उस मुद्रा की ताकत के जरिए, उन शस्त्रों की ताकत के जरिए आपके देश के तथाकथित बड़े लोगों को अपनी मुट्ठी में ले रखा है, आपके देश की सत्ताओं को पूरी तरह मुट्ठी में ले रखा है। लेकिन जितने भी लोग, चाहे तरुण कोठारी ने समझाया हो, चाहे राजीव दीक्षित ने समझाया हो, चाहे मैंने और आपने समझाया हो, सत्ता को डराने की क्षमता हम में और आप में नहीं है। इसलिए सत्ता आपसे नहीं डरती। सरकार ने 2005 में कानून बनाया अंडर आरटीआई एक्ट 2005। इस आरटीआई एक्ट 2005 को हथियार बनाकर जितने भी लोगों ने काम किया, उनसे सत्ताएं तो नहीं डरी, किंतु सत्ताधारी हर एक व्यक्ति से डरता है। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की गड़बड़ियों को निकालकर उसको सजा दिलवा सकता हो, उस व्यक्ति से सत्ताओं की फटती है, सत्ताधारियों की फटती है। किंतु जिस पर वो लगाम लगा सकता हो, जिसको वो सजा दिलवा सकता हो, सिर्फ वो डरता है। लेकिन सत्ता में जहां उसकी पहुंच नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज तक पहुंच नहीं है, आर्मी में क्या गड़बड़ हो रहा है उसको वो निकलवा नहीं सकता, वहां तक पहुंच नहीं है, इसलिए वो लोग निरंकुश हैं। अब इसका समाधान क्या है? अब जो भाई इसका समाधान अपने दिमाग से कुछ बता सकता हो, सोच सकता हो, क्योंकि सत्ता गुंडों का झुंड होती है और गुंडों का झुंड ही गुंडों के झुंड के साथ युद्ध कर सकता है। किसी भी शहर में आप रहते हो, 4 लड़के जो हफ्ता वसूली करते हैं, अवैध रूप से शराब बेचते हैं, तस्करी करते हैं, यानी हथियार के दम पर वो कुछ भी कार्य करते हैं, वो आपसे कभी भी नहीं डरते। वो सिर्फ उस बड़े गुंडों के झुंड से डरते हैं जिसके पास बगल में होलिस्टर और रिवॉल्वर लटकी हो, जिसके हाथ में 303 हो, या वो उस दूसरे गुंडों के झुंड से डरते हैं जिसमें बंदूकधारियों की और मारने वालों की संख्या उससे ज्यादा हो। प्रशांत साहनी जी कहते हैं कि अपनी व्यवस्था बनाना, बिल्कुल आपकी ठीक बात है, अपनी व्यवस्था बनाना। लेकिन प्रशांत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी व्यवस्था बनाने से पहले अपनी व्यवस्था को खत्म करने वाली इस व्यवस्था को समाप्त करना पड़ेगा। क्योंकि जो व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं कि खेत में गाय पाली जाए, कम से कम खेती की जाए, पौष्टिक अनाज पैदा किया जाए, अपनी आवश्यकता अपने गांव से, अपने घर से पूरी की जाए, ये व्यवस्था इस देश में 70 साल पहले चलती थी। प्रशांत साहनी जी, 2 व्यवस्थाएं एक साथ नहीं चल सकती, दोनों में से एक ही चलेगी।
समानांतर व्यवस्था नाम का कोई सिद्धांत इस पूरी दुनिया में नहीं है। या तो भारत सरकार जो आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत चल रही है वो चलेगी, या तो फिर यहां सामाजिक व्यवस्था चलेगी। अगर दोगलापंथी हो गई तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि समानांतर व्यवस्था इस देश में जब चली, जब भी अंग्रेज इस देश में आए, मुगल इस देश में आए, तो वो अपनी व्यवस्था चलाने के लिए आए थे। उससे पहले इस देश में अपनी व्यवस्था चल रही थी। दोनों व्यवस्थाएं समानांतर नहीं चली। इतिहास से कुछ सीखिए। ज्यादा ज्ञान बांटने से पहले ज्ञान लेना आवश्यक है, इतिहास को देखना आवश्यक है, अपने से बुद्धिमानों की बात सुनना आवश्यक है, मनन करना और चिंतन करना आवश्यक है। इतने बौद्धिक रूप से इतना मजबूत होने की आवश्यकता है कि आप ये समझ सकें कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। यदि समानांतर व्यवस्थाएं दो चल रही होती तो भारत का सामाजिक परिवेश आज समाप्त नहीं होता, भारत का वैदिक व्यवस्था आज समाप्त नहीं होती। अगर समानांतर व्यवस्था चल सकती तो इस देश में पहले जैविक खेती होती थी, पहले गाय के आधार पर खेती होती थी, पहले खेत में बैल चलते थे। आज समानांतर व्यवस्था नहीं है, बैल खत्म करके हर जगह ट्रैक्टर आ गए हैं। समानांतर व्यवस्था चलती थी कि फैसले पंचायतों में होते थे, लेकिन दोनों समानांतर व्यवस्थाओं का परिणाम यह निकला कि अपने सगों को पंचायत में बुला के उनके सामने अपनी समस्या रख के समाधान ढूंढने की बजाय अंग्रेजों के बैठाए हुए नौकरों के पास हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। जब तक इस दोगलापंथी में पड़े रहे कि समानांतर व्यवस्था चलेगी, तब तक नहीं चल सकती। और अब बात है आगे की। जिसको इस राष्ट्र का मालिक बनना है वो घर पर मालिकाना हक जताना बंद कर दीजिए। अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए, अपना घर बढ़ाइए। यदि आप चाहते हैं कि आप एक छोटी सी बात दिमाग में रख के चलिए। पूरी दुनिया में जो भी सत्ताएं नोट छाप कर देती है, वो रुपया अपने पास नहीं रखती, वो मुद्रा अपने पास नहीं रखती। वो सिर्फ अपने नौकरों को, अपने गुलामों को, बाकी जनता को कंट्रोल करने के लिए रुपया देती है। इस मामले में उनमें इतनी दिलेरी है कि सामने वाले को जितना रुपया चाहिए वो अपना काम निकलवाने के लिए उतना ही रुपया दे देते हैं। किंतु दूसरी तरफ जो लोग इस समाज में अच्छा चाहते हैं, अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हैं, वही लोग जब रुपया देने की, मजदूरी देने की बात आती है, वही लोग जो उनके लिए लड़ने वाले हैं, उनकी व्यवस्था बनाने मात्र के लिए कम से कम मुद्रा की अगर उन्हें आवश्यकता पड़ती है तो देने में पीछे हट जाते हैं। अपना बैंक बैलेंस देखते हैं, अपनी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल आने वाली पीढ़ियों और आने वाली संतान के भविष्य को देख रहे हैं, जबकि जिंदगी आज स्वयं की खतरे में है। बच्चों के भविष्य की तो आप बात बंद कर दीजिए। अब मैं मूल विषय पे आता हूं। शस्त्रधारियों की इस देश में कोई कमी नहीं है। शस्त्रधारी कभी पैदा नहीं होते। शस्त्रधारियों को शस्त्र चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है या उन्हें प्रशिक्षित लोगों को हायर किया जाता है। सरकार ने यही काम किया, सत्ताओं ने सबसे पहले यही काम किया, मुद्रा छापी। जिस जिस क्षेत्र में लूट मचानी है उस क्षेत्र में अपने लोगों को ट्रेंड किया कि उन्हें क्या करवाना है, पहले हायर किया। आज भी जिसे हम नौकरी कहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग है कि कितनी साल तक की आयु के लिए आप हमारे नौकर रहेंगे और बदले में हम आपको क्या देंगे। जितने भी दस्तावेज जो साइन किए जाते हैं नौकर के द्वारा, जो मालिकों के द्वारा साइन कराए जाते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। तो पहले उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, हायर किए, अलग अलग जगह पे अपने अपने अलग अलग लोग बिठाए, तहसील में आपकी जमीन का रिकॉर्ड रखने और आपसे कर वसूलने के लिए तहसीलदार लगा, आपको न्याय देने के नाम पर जज बिठाए गए, अलमत बिठाए गए, नायब कोर्ट बिठाए गए, और इन सब की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने पुलिस बिठाई ताकि सरकारी तंत्र पर आप लोग, हमारा समाज, हमारे पूर्वज हमला ना कर सकें। और ये सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए गए और ये जितने भी लोग भर्ती हैं उन लोगों के सारे वेतन की व्यवस्था, उन लोगों की सारी आवश्यकता पूर्ति की व्यवस्था की बाध्यता आप पर थोप दी गई। ये सरकारें आप पर जुल्म करती है
और जुल्म करने के बदले में आपसे टैक्स लेती है और फिर उस टैक्स लेकर फिर आप पर जुल्म करती है, उसको तो आप टैक्स देना राष्ट्रभक्ति समझते हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन की रक्षा करने के लिए, आपको कुछ अच्छा देने के लिए, आपके बच्चों का, आपका भविष्य निर्माण करने के लिए यदि कुछ कार्य करता है और वो आपसे कुछ चाहे, तो फिर आपकी जेब गवारा नहीं करती, आपकी नीयत गवारा नहीं करती, आपका स्वार्थ गवारा नहीं करता, आपकी बुद्धि गवारा नहीं करती। व्यक्ति आपको अच्छा लगता है, उसके कार्य आपको अच्छे लगते हैं, किंतु प्रोत्साहन देना आपको अच्छा नहीं लगता। कब तक चलेगा? कोई दूसरा अपना घर छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के, अपने जीवन को दांव पर लगाकर सत्ताओं से टकरा रहा है आपके भले के लिए, और बदले में आप सांप की तरह उस मुद्रा पर कुंडली मार के बैठ जाते हैं जो आपके जीवन को समाप्त करने के लिए छापी गई थी। अब और बैठिए, क्योंकि आपके जीवन का फैसला सत्ताओं ने कर दिया है। मैं तरुण कोठारी जी की उस बात से पूरी तरह सहमत हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि 50 करोड़ लोग पूरी दुनिया में रखने हैं, बाकी सबको समाप्त करना है। और वो 50 करोड़ लोग भी इस दुनिया में वो बचेंगे जो मानसिक रूप से गुलाम हैं, किंतु उनमें कुछ बौद्धिक रूप से करने की क्षमता है। वो वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, वो तकनीशियन भी हो सकते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने कोट किया था IBM के CEO को, बिल गेट्स को और 2-3 और लोगों को, कि जो आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। प्लीज ये दी जा रही है कि आपका दिमाग कंप्यूटर से पीछे रह जाता है, इसलिए आपका दिमाग भी कंप्यूटर के साथ समन्वय बनाकर कंप्यूटर के जितना सोचे, कंप्यूटर के जितना स्किलफुल हो जाए, कंप्यूटर के जितनी आपकी IQ हो जाए, इसलिए आपके दिमाग को और ज्यादा डेवलप करने के लिए कंप्यूटर के साथ जोड़ने की जरूरत है। किंतु सच्चाई इसके विपरीत है, क्योंकि कंप्यूटर जिसने भी बनाया, कंप्यूटर जिसने भी डिजाइन किया, कंप्यूटर में जिसने जो वर्ड डाले वो कंप्यूटर वहीं तक कार्य करता है। ये बात अलग है कि जिसने कंप्यूटर की एल्गोरिथम बनाई या जिसने कंप्यूटर की एल्गोरिथम डेवलप की, वो कंप्यूटर उस व्यक्ति के दिमाग के अनुसार, उस व्यक्ति के दिमाग के बराबर तो चल रहा है। किंतु यदि आप में कंप्यूटर की एल्गोरिथम बनाने की क्षमता नहीं है, उसको समझने की क्षमता नहीं है, या उसे अपग्रेड करने की क्षमता नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी बुद्धि कंप्यूटर से कम चल रही है या कंप्यूटर बनाने वाले से कम चल रही है। इसलिए आपकी बुद्धि, आपकी सोच, आपके विचारों को कंप्यूटर के अनुसार, कंप्यूटर के द्वारा अपने अनुसार चलाने का एक नया सिस्टम डेवलप हो रहा है। आप पूरी तरह मशीन बनने वाले हैं। सारे तो बनने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इन राक्षसों का यह मानना है कि मनुष्य सबसे बड़ा खतरा है। अब जिसको आप टैक्स दे रहे हैं, जिसके कब्जे में आप हैं, वो आपको सबसे बड़ा खतरा मान रहा है और आपको मिटाने पर तुला हुआ है। और इस समाज के वो लोग जो अपने मिटने की शर्त पर आपको बचाना चाहते हैं, जो अपने को भी बचाना चाहते हैं, वरना जो आपके जीवन को बचाने की कोशिश करे उसका वेतन आप दीजिए, क्योंकि आप अपना जीवन चलाने के लिए किसी से वेतन ले रहे हैं, तो अब आपको अपने धनराशि में से, अपनी मुद्रा में से जो आपके लिए कुछ करे उसे कुछ देना पड़ेगा, वरना आप अपनी जिंदगी मरो, हम अपनी जिंदगी जीने के लिए कुछ करते हैं। क्योंकि मैं यहां व्यक्ति विशेष की बातों का जवाब देने के लिए नहीं हूं। मुझे जो बातें करनी है, मुझे जो कार्य करना है, उसके लिए मुझे सामूहिक रूप से वो लोग चाहिए जो व्यू दे सकते हो कि हमें करना क्या है, जो इस बात को समझ सकते हो कि होना क्या चाहिए। इसलिए यदि आपको ये सवाल पूछने हैं कि समाधान क्या है, तो वो समाधान में एक पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, सारे जो समाधान करवाने वाले लोग हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस करने वाले लोग जो हैं, क्योंकि युद्ध किसी व्यक्ति के लिए, किसी संस्था के लिए भविष्य बदलने का एक तरीका भी हो सकता है और किसी व्यक्ति के लिए व्यापार भी हो सकता है। हथियार बेचने वालों के लिए युद्ध व्यापार है, किंतु जो पीड़ित और शोषित है उस व्यक्ति के लिए वो एक रास्ता है। इसीलिए इस दुनिया में राजीव भाई ने भी बताया था कि जो 2-2 युद्ध हुए, वो युद्ध समाज को यह दिखाया गया था कि ये युद्ध
समाज की दिशा बदलने के लिए, दशा बदलने के लिए हो रहे हैं, किंतु सच्चाई यह थी कि वो युद्ध केवल व्यापार के लिए हो रहे हैं। मुझे पढ़े लिखे समझदारों की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के जरिए ब्रेन को इतना कंट्रोल कर लिया गया है कि लड़ने की क्षमता ही नहीं रही। बच्चे को पैदा होते ही जब कॉन्वेंट में डाला जाता है, उसके बाद वो स्कूल जाता है, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी जाता है, तो उसे केवल 2 शब्दों के लिए तैयार किया जाता है, गिव वर्स सिंसियरली, गिव वर्स ओबीडियंटली। तो जितने भी ओबीडियंटली और जितने भी सिंसियरली लोग हैं, वो सबसे ताकतवर के ओबीडियंट और सिंसियर होते हैं। अपने लिए ओबीडियंट और सिंसियर नहीं होते, अपने माँ बाप का ओबीडियंट और सिंसियर नहीं होते, समाज का ओबीडियंट और सिंसियर नहीं होते। इसलिए भाई हमें ओबीडियंट और सिंसियरों की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था बदलने के लिए ओबीडियंट और सिंसियर नहीं, रूल्स को डिसओबे करने वाला चाहिए। वो सिंसियरिटी उसकी प्रकृति के प्रति होनी चाहिए, उसकी समाज और जीवन के प्रति होनी चाहिए। सत्ताओं के प्रति जिसकी सिंसियरिटी हो, वो ना भविष्य में कुछ कर सकता है और ना आज कुछ कर सकता है। हमको भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस जी जैसा अवतार ग्रहण करना होगा, राजीव दीक्षित जैसा अवतार होने की आवश्यकता है। किंतु जो कार्य उन्होंने किए, वो कार्य अंजाम तक नहीं पहुंचे। उसका एक छोटा सा कारण है जो आज मेरी समझ में आ रहा है। पूरी दुनिया में सत्ताएं मुद्रा के दम पर इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। भगत सिंह जी ने असेंबली में बम फेंका, ये उनका फैसला हो सकता है, किंतु उस फैसले का परिणाम क्या निकला, इस आधार पर उस कार्य की विवेचना की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है। ये छोटा मुंह बड़ी बात है कि जो मैं भगत सिंह के एक कदम के लिए उसका विश्लेषण कर रहा हूं। हो सकता है भविष्य में आप लोग इससे सहमत हो सकता है आज आप गालियां दें, लेकिन मेरा मानना यह है, यदि भगत सिंह ने जो बम असेंबली में फेंका था, तो असेंबली में जितने भी लोग बैठे थे वो इस मुद्रा के द्वारा ब्रिटेन की महारानी के तैयार किए हुए गुर्गे थे। उनके मरने या जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतिहास पर नजर डालें तो युद्ध राजाओं के बीच होता था। एक पक्ष का राजा खत्म हो गया, युद्ध का परिणाम निकल गया, जो जीतेगा वो सत्ता संभालेगा। लेकिन आज जो पूरी दुनिया में चल रहा है, उसमें राजा अपने घर में बैठा है, वो कभी युद्ध के लिए निकलता ही नहीं। 2 देशों की लड़ाइयां नहीं हो रही है, कहीं भी 2 देशों की लड़ाइयां नहीं हो रही। लड़ाई समाज और सत्ता के बीच हो रही है। सत्ता मुद्रा के द्वारा इसी समाज के कुछ लोगों को अपना गुलाम बना के इसी समाज को लूटने और मारने का काम कर रही है। और उसका जो मुख्य औजार और हथियार है वो मुद्रा है। मुद्रा के जरिए ही ये सारा सिस्टम खराब हो रहा है और हम मुद्रा के जरिए ही ये सारा सिस्टम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब अपनी अपनी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं और अपनी अर्थव्यवस्था बनाने के चक्कर में हम अपने दूसरे भाई की अर्थव्यवस्था खराब कर रहे हैं। यदि मेरा मानना यह है कि यदि भगत सिंह वो बम असेंबली की बजाय रिजर्व बैंक में फेंक देता और रिजर्व बैंक खत्म हो जाता, तो जहां से इन सब लोगों को ताकत मिल रही है, जहां से ये मुद्रा के द्वारा गुलाम और गुंडे तैयार किए जा रहे हैं, मुद्रा के द्वारा लोगों से झूठ बुलवाया जा रहा है। कुछ संसद में बैठ के झूठ बोल रहे हैं, कुछ लाल किले पे खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं, कुछ गांव में सभा करके झूठ बोलते हैं, कुछ सचिवालयों में बैठ के झूठ बोल रहे हैं। और सबसे बड़ा झूठ यह है कि 70 सालों से जो इन्होंने कहा कि हम जनता का विकास करेंगे, लेकिन सच बात यह हुई कि समाज का विनाश कर दिया, प्रकृति का विनाश कर दिया, व्यक्तियों का विनाश कर दिया। सिर्फ व्यक्ति विशेष को मुद्रा के तौर पर तो ऊपर बढ़ाया, किंतु शरीर में ताकत उस व्यक्ति विशेष के भी नहीं है। जिसको खाली बैठ के पैसा इन्होंने दिया, वो व्यक्ति शरीर से खत्म हो गया, वो व्यक्ति परिवार से खत्म हो गया। उस व्यक्ति के शरीर में ताकत नहीं है, बीमारियों का घर है। तो ये जो आज तक का विकास हुआ, अगर उस विकास पर नजर डालें तो ये सारे लोग केवल झूठ बोलते हैं। और ये सारे झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि मुद्रा झूठ बोलने वाले को ही दी जाती है। अच्छे कामों को बंद करा के परिश्रम वाले को लूट कर
अपनी सत्ता स्थापित करने का एक कार्य चल रहा है, उसकी कंट्रोलिंग सिस्टम है वो मुद्रा है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू को या अंग्रेजों को या इनको खत्म करने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो सीधा सीधा राजा को खत्म कर दीजिए, ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब जिसके बस का एक पुलिस वाले को डांटना नहीं है, वो एक पुलिस वाले को डांटने के लिए या ये कहें कि एक थाने में जाकर अपना पक्ष रखने के लिए भी जिसे 10 आदमी साथ चाहिए, वो आदमी ब्रिटेन की महारानी को खत्म करने या राजतंत्र को खत्म करने के बारे में तो सपने में भी नहीं सोच सकता। दूसरा नंबर आता है कि जिस व्यवस्था से वो ब्रिटेन का साम्राज्य पूरी दुनिया में चल रहा है, उस डोर को तोड़ दीजिए। वरना कोई ट्रस्ट बना के पैसा इकट्ठा कर रहा है, देश की रक्षा करेंगे, कोई गाय बचा रहा है, गाय की रक्षा करेंगे, कोई पर्यावरण बचा रहा है, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, कोई मानव बचा रहा है, मानव की रक्षा करेंगे, कोई धर्म बचा रहा है, धर्म की रक्षा करेंगे, कोई जंगल बचा रहा है, कोई नदी बचा रहा है, कोई पहाड़ बचा रहा है। किससे बचा रहे हो? अरे सारे मिलके इनको खत्म करने वाले को ही लपेट लो। आप व्यक्तियों को यदि मारने लगे, सत्ता के नौकरों को मारने लगे, यदि आप सत्ताधारियों को मारने लगे, तो सत्ताधारियों तक तो आप पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि शस्त्र उठाना है तो ब्रिटेन की महारानी को मारो, वहां के राजाओं को खत्म कर दो, खुद राजा बन के बैठ जाओ, जो तुम करना चाहो कर सकते हो, लेकिन वहां तुम्हें पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। तो इनके जितने भी प्यादों को आप मारोगे, आप एक पुलिस वाले को मारोगे, 50 पुलिस वाले भर्ती हो जाएंगे। कल आपका सगा भाई पुलिस में भर्ती होगा और वो भाई ही आपको मार के सत्ता से इनाम प्राप्त करेगा। आपको देशद्रोही आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, आपके सर पे लाख रुपए इनाम रख दिया जाएगा, और आपका सगा भाई वो लाख रुपए इनाम पाकर सरकार के द्वारा एक मेडल लेने के लिए आपको समाप्त कर देगा। तो व्यक्ति को मारने से कोई समाधान नहीं होने वाला, क्योंकि ये व्यक्ति और सत्ताधारियों को मारने का कार्य तो हजारों साल से चल रहा है। जरा सोच के देखिए, जो साइंटिस्ट जीएमओ सीड्स बना रहा है, पेस्टिसाइड्स बना रहा है, फर्टिलाइजर बना रहा है, उस आदमी को खूब अच्छी तरह पता है कि जीएमओ सीड्स आपके शरीर में क्या नुकसान करेंगे, ये जहर आपको कहां ले जाएगा, किंतु उसके बावजूद भी वो बना रहा है। जिस तरह हम और आप सोच रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति आनंद से जिए, कहीं ना कहीं उसके भी अंदर की ये आवाज होगी कि मुझे किसी को मारना नहीं चाहिए, किंतु उसके अंदर की, उसके जमीर की, उसके उसूलों की, उसके सिद्धांतों की बात खत्म कहां हो जाती है। क्योंकि जो साइंटिस्ट आज साइंटिस्ट की पोस्ट पे बैठा है, बचपन में उसने भी पढ़ा था सदा सत्य बोलो, लेकिन बचपन की वो सदा सत्य बोलो की बात मात्र झूठ बोलो तक कैसे पहुंची, उसको मारने की जरूरत है। क्योंकि वो साइंटिस्ट वहां वेतन के लिए मार रहा है, वो वहां मुद्रा के लिए मार रहा है। ये मुद्रा के तंत्र ने ये हालात कर दी कि मल्टीनेशनल कंपनियों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि मल्टीनेशनल खराब है जी, देश लूट लिया जी, ये कर दिया। लेकिन मैं बहुत से भाइयों को पर्सनली जानता हूं जो अंत में ये बात कह के मल्टीनेशनल में सुबह टिप्पण उठा के जाते हैं, उनके लोगो लगा के, उनका बिल्ला गले में टांग के, उनके द्वारा दी गई ग्रीन, ये क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर की शर्ट को पहन के जाते हैं उन्हीं की गुलामी करने के लिए। और जब पूछा जाए कि जिनके खिलाफ आप बोल रहे हो उन्हीं की गुलामी कर रहे हो, तो फिर वो एक ही बात कहते हैं, मतलब क्या करें जी, आजीविका तो चलानी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस रुपये के दलदल में इतने धंस गए कि हमारी आजीविका का साधन अब भोजन नहीं रहा, रुपया हो गया। और उस रुपये के लिए कहीं ना कहीं हम सब समाज का विरोध कर रहे हैं। गाय काटने वाले हैं वो भी रुपये के लिए गाय काट रहा है, और गाय बचाने वाले को भी रुपया चाहिए क्योंकि उसको भी गाड़ी में तेल डलवाना है। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा हो, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां हो, ज्यादा से ज्यादा लोग हों, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या इकट्ठी करके मैं गाय को बचा सकूं। लेकिन इस बात पर कोई नहीं सोच रहा कि गाय काटने के लिए जो पैसा मिल रहा है उस पैसे को बंद कर दिया जाए तो गाय काटने वाला ही कौन होगा। संसद को उड़ाने की जरूरत नहीं है, संसद में आपने बम भी फेंक दिया, सारे सांसदों को मार भी दिया,
कोई समाधान नहीं होगा। आप ही पर कर बढ़ा के दूसरी संसद बना दी जाएगी और इससे भी बड़ी बनाई जाएगी। और जितने भी सांसद हैं उन सांसदों के रिश्तेदार ही इस संसद में फिर दोबारा चुन के आ जाएंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी को जब मारा गया था तो राजीव गांधी को लोगों ने भारी बहुमत से जिताया था, बेचारे की मां मर गई। क्योंकि संसद के जो चलने वाले नियम हैं, जब तक वो नियम चलते रहेंगे, उन नियमों को मानने वाले मुद्रा के लिए उन नियमों को स्थापित करते रहेंगे, तब तक न संसद खत्म हो सकती है, ना ये संसदीय प्रणाली खत्म हो सकती है। इसलिए यदि ये संसदीय प्रणाली खत्म करनी है तो जिन जिन को तकनीक की जानकारी है, अब वो व्यक्ति हथियार उठाएं। कौन सा हथियार उठाना है वो स्वयं चुनें। और जिसको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा हथियार उठाना है तो वो मुझसे संपर्क करें। और अब आज मैं पहली बार आप सबसे एक बात कर रहा हूं। इस काम के लिए हमें बहुत सा पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के दिन में हम सबकी यह बाध्यता है कि जितने भी न्यूनतम साधन हम सबको चाहिए, वो साधन खरीदने के लिए हमें मुद्रा चाहिए, क्योंकि सारे साधनों पर इन मुद्राधारियों ने कब्जा कर रखा है। इसलिए इस पूरे षड्यंत्र को खत्म करने के लिए हमें मुद्रा चाहिए। तो जो ये समझ रहा है कि अब हमारी मौत आने वाली है, इसलिए वो एक अंतिम प्रयास हमारे साथ मिलकर करें। अब इसे आपका जीवन बचाने की फीस मान लीजिए, या फिर आपका जीवन बचाने के लिए जो राम जी की सेना निकल रही है, उस राम जी की सेना का जो खर्चा चलेगा, उसके लिए जो वस्तुएं चाहिए, जो पदार्थ चाहिए, जो भोजन चाहिए, जो साधन चाहिए, उस एक अंतिम प्रयास अब कर लीजिए, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। उसके बाद हो सकता है शायद कुछ करने के लिए भी ना बचे। सारे समाज सेवियों के सामने एक समस्या है कि समाज जिनकी सेवा वो करना चाहते हैं, जिनके लिए वो लड़ रहे हैं, वो सत्ता को कर देना तो अपनी बहादुरी और अपनी देशभक्ति समझ रहा है, किंतु उन समाज सेवियों को कोई भी कर नहीं दे रहा। तो अब हमें दान नहीं चाहिए, हमें दक्षिणा चाहिए। और जब अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो दक्षिणा किसी कार्य के लिए, किसी पदार्थ के लिए, किसी सेवा के बदले में दी जाती है। अब यहां वही बचेगा जो दक्षिणा देगा, क्योंकि हम केवल उसको बचाने का प्रयास करेंगे जो वैक्सीन से बचने के लिए अपने हिस्से का कर देगा। और यदि वो व्यवस्था आप नहीं कर सकते तो फिर माफ कीजिएगा, आप मरिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने साधन नहीं है और हम इतने बड़े राजा नहीं हैं जो सबको बचा सकें। जिस दिन ये सत्ता समाप्त हो गई और इस देश में इस देश की परंपराओं को स्थापित करने वालों की सत्ता आ गई, उस दिन तो आप जबरदस्ती भी कर दे ही देंगे। हर आदमी एक बात कहता है कि जी पैसे के दम पर यहां लूट मच रही है, लेकिन हर आदमी उसके साथ साथ पैसा कमाना भी चाहता है, मतलब लुटेरा बनना चाहता है। इसलिए इस लूट की व्यवस्था को मिटाने के लिए मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, या यूं कहिए कि इस सत्ता को समाप्त करके दूसरा शासक खड़ा होने का वक्त आ गया है। तो भविष्य का शासक आपसे आदेश दे रहा है कि अब कर हमें देना प्रारंभ करिए। क्योंकि आपके कर से आपकी सत्ता चल रही है। अब ये आपको देखना है कि आपको आपके जीवन बचाने वाली सत्ता को कर देना है, या फिर आपको मौत देकर आपका सौदा करने वाली सत्ता से कर देना है। और मेरे जैसे वन मैन आर्मी इस देश में हजारों हैं, लाखों हैं, आप भी उनमें से एक हैं। जो जिहाद कभी मोहम्मद पैगंबर ने इन यहूदियों के इस तंत्र के विरुद्ध शुरू किया था, उस जिहाद को इन यहूदियों ने जिहाद समाप्त करके और लूट तंत्र शुरू कर दिया। जो मोहम्मद पैगंबर कभी मुद्रा को हराम बताते थे, जो मोहम्मद पैगंबर कभी फोटो खिंचवाने को हराम बताते थे, आज मेरे इस इस्लाम पर चलने वाले लोगों को भी इन यहूदियों ने मौलानाओं और हदीसों के जरिए अपने षड्यंत्र में ऐसा फंसा दिया कि महात्मा गांधी की या जॉर्ज वाशिंगटन की मुद्रा लेकर ये अपनी जेब में घूम रहे हैं और अपने को मुसलमान कह रहे हैं।
जिस मोहम्मद पैगंबर ने सोने को हराम बताया था, आज उसी सोने को पहनकर मुसलमान भी अपने आप को इस्लाम का सच्चा सिपाही बताता है। मोहम्मद पैगंबर ने जिस खरीद फरोख्त को हराम बताया था, आज वो इस्लाम का सिपाही जो अपने आप को इस्लाम का जिहादी कहता है, वो जिहादी आज उन्हीं लोगों के साथ लड़ रहा है जो इस मुद्रा के, इस समाज को खत्म करने वाले तंत्र के विरुद्ध लड़ रहे हैं। जिस हुर्रियत को यहूदियों के विरुद्ध आजादी बताया गया था कुरान में, आज वो हुर्रियत गुलामी का दूसरा नाम बन गई है। तो जिन जिन भाई तक ये वीडियो पहुंची, मेरा निवेदन है कि जितने ग्रुपों में भी आप हैं वो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यहाँ बहुत से बाबाओं ने अपना साम्राज्य खड़ा किया, बहुत से तथाकथित समाज सेवियों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। राजीव दीक्षित के साथ काम करने वाले जितने भी लोग थे, जिनसे लोगों को बहुत आशाएं थी, उन सारों ने अपना अपना व्यापार किया। चाहे वो स्वामी रामदेव हो, चाहे वो उनका भाई प्रदीप दीक्षित हो, चाहे वो निरंजन वर्मा हो, चाहे कोई दूसरा हो या तीसरा हो, इन सारों ने व्यवस्था परिवर्तन करने के नाम पर केवल अपनी व्यवस्था का परिवर्तन किया। क्योंकि जो व्यक्ति इनसे इस आश में पैसा देके आ रहा है कि शायद देश की व्यवस्था बदलेगी या मेरी व्यवस्था बदलेगी, अब वो पंचगव्य का वैद बना या रामदेव का प्रोडक्ट खरीदा, चाहे पतंजलि के नाम का प्रोडक्ट खरीदा, चाहे महर्षि बागभट्ट के नाम पर उसने खरीदा, किंतु उसकी अर्थव्यवस्था तो कमजोरी होती गई। जरा सोचिए, जिस देश में अंग्रेजों ने किसान की फसल की कम से कम कीमत तय की थी, जिस देश में परिश्रम करने वाले मजदूर की परिश्रम की कीमत कम से कम तय की थी, जब तक वो परिश्रम की कीमत मुद्रा के तौर पर कम से कम मिलती रहेगी, तब तक इस देश का कमाने वाला भूखा मरेगा, आत्महत्या करेगा। क्योंकि वो धन से गरीब नहीं है, वो उत्पादन से गरीब नहीं है, वो ज्ञान से गरीब नहीं है, वो शारीरिक ताकत से गरीब नहीं है। अगर वो गरीब है तो केवल मुद्रा से गरीब है, अर्थात सरकार ने उसके नाम की मुद्रा नहीं छापी, इसलिए वो गरीब है। तो इस गरीबी को मिटाने के लिए, इस पूरी समस्या को समाप्त करने के लिए अब जो जो कुछ करना चाहता है, अब वो तैयार होइए। इसी के साथ सभी को, बड़ों को नमस्कार और छोटों को आशीर्वाद।